हमारी बदलती पृथ्वी, हमारी बदलती पृथ्वी ज्योग्राफी का तीसरा चैप्टर क्लास 7 का एनसीईआरटी। ठीक है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसे कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। मैंने पहले भी बताया था, मैंने पिछला चैप्टर में भी बताया था कि ये हमारा ग्लोब है। ठीक है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ झुकी हुई है। ठीक है। इसके लगभग 3500 किलोमीटर अंदर, यानी स्थल से 35 किलोमीटर अंदर यहाँ पर क्या है कि निकल, कोबाल्ट, ठीक है, इन सब का पिघला हुआ रूप जो है वो घूमते रहता है चारों तरफ। ठीक है। और इसी घूमने की वजह से ये सब जो सरफेस है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इससे थोड़ा बहुत अफेक्ट होती है। और उसके बाद क्या होता है कि ये लगभग कुछ सालों में कुछ ही मिलीमीटर जो है ये घूमती है। ठीक है। पहले क्या था, पहले था हमारा शुरुआत में जब हमारी पृथ्वी बिल्कुल जब आग का गोला था, फिर धीरे धीरे बारिश हुआ बहुत सालों तक, फिर उसके बाद जैसे ठंडा होने लगा। ठीक है। तो क्या हुआ कि बहुत सारे जितना भी स्थल भाग है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेट थे ही। ठीक है। जिसे पैंजिया प्लेट कहा जाता था। फिर धीरे धीरे इनमें क्या हुआ कि मैग्मा के मूवमेंट होने लगे और मैग्मा के मूवमेंट की वजह से ये धीरे 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 क्या हुआ, ब्रेक होने लगा। ठीक है। अब ब्रेक होकर के क्या हो गया, ये 4 भागों में 7 भागों में 7-8 भागों में क्या हुआ, बट गया। ठीक है। जैसे इधर आपका नॉर्थ अमेरिका बन गया, साउथ अमेरिका बन गया, ठीक है, यूरोप बन गया, एशिया बन गया, अफ्रीका बना, ऑस्ट्रेलिया बना, अंटार्कटिका बना, अटलांटिक बना। ठीक है। तो इस तरीके से पहले क्या था, सिर्फ पहले एक ही प्लेट था बिल्कुल। ठीक है। एकदम ऐसे ही बिल्कुल एक प्लेट। ठीक है। फिर धीरे धीरे मूवमेंट हुआ, मूवमेंट की वजह से फिर वो आपस में फोर्स लगने लगा और उसी फोर्स से क्या हुआ कि जो स्थल भाग है वो टूटने लगा। प्लेट की इसी गति के कारण पृथ्वी के सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। मतलब समझ रहे हैं, जो मैग्मा है वो मैग्मा पृथ्वी के अंदर जो घूम रही है, ठीक है, वो उसका घूमने का भी वजह है। ठीक है। वो घूम किस ताकत से रही है, किस बल से रही है, ठीक है, कैसे उत्पन्न हुई उसमें बल, ठीक है, वो है आपका अंतर्जनिक बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बल पृथ्वी के सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। मतलब कि जब तक एंडोजेनिक फोर्स नहीं मूवमेंट करेगा तब तक एक्सोजेनिक फोर्स में कुछ अफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। यानी मैग्मा जब तक नहीं घूमेगी, ठीक है, तो उसके बहुत मतलब कम अफेक्ट की वजह से उसके स्थल भाग पर क्या होने लगेगा, एक फोर्स लगने लगेगा और वो मूव करने लगेगा। इसी को हम लोग एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी, यानी कभी कभी अचानक जो है वो और काफ़ी तेज गति उत्पन्न कर देते हैं और कभी कभी कम। यानी जहाँ पर तेज अंतर्जनिक बल जो है वो उठता है वहाँ पे क्या होता है कि भूकंप आ जाती है। भूकंपमुखी जैसे गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। पृथ्वी की गतियाँ, अंतर्जनित बल और बाहरजनित बल। अंतर्जनित बल कहने का मतलब क्या कि आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। यानी अंतर्जनित बल यानी पृथ्वी के जो अंदरूनी भाग में उठता है, ठीक है, उसे अंतर्जनिक बल कहते हैं। और अंतर्जनिक बल को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, यानी आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल।
आकस्मिक बल में कौन कौन हो गया? भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड में बहुत बड़ी मात्रा में आपको भूस्खलन देखने को मिला, ठीक है, जिसमें लगभग 29 लोग जो है वो मारे गए थे, ठीक है। मतलब अपने आप जब ज़मीन खिसकने लगती है किसी अंदर मूवमेंट की वजह से, यानी अंतर्जनिक बल की वजह से, ठीक है, तो उसे हम लोग भूस्खलन बोलते हैं। भूकंप तो जानते ही हैं, ज्वालामुखी भी जानते हैं, बताते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। और पटल विरूपण बल है जो पर्वत निर्माणकारी बल है। पर्वत निर्माणकारी बल यानी पटल विरूपण बल से ही क्या होता है कि जो पर्वत है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता है और पर्वत जो है वो बनता है। जैसे आज भी हिमालय जो है लगभग कुछ सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर जो है वो हमेशा हर साल वो बड़ा होती है, लंबट होती है, ठीक है। और वही अगर अरावली पर्वत को देख लिया जाए तो अरावली पर्वत आपका कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। और अरावली पर्वत क्या है, पहले भी जो है पहले मतलब क्या था कि वो भी पर्वत निर्माणकारी ही था, लेकिन बहुत दिनों तक जो है बहुत दिन होने के बाद उसमें क्या हुआ कि निर्माण होना बंद हो गया मूवमेंट की वजह से, और कहीं ना कहीं ग्लोबल जो अफेक्ट हो रही है उनकी वजह से भी। और हम बाहरी जनित बल के बारे में जानेंगे अब। अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण, बाहरी जनित बल क्या हो गया? अपर्दन और निक्षेपण। जैसे कभी कभी मिट्टी का कटाव हो जाता है, ठीक है, कहीं कहीं पर मिट्टी जल से या फिर नदियों से लाकर दे दिया जाता है, या फिर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कौन सा बल हो गया? ये अपर्दन और निक्षेपण किसका बल हो गया? बाहर जनित बल का। और अपर्दन और निक्षेपण करने में सबसे बड़ा कारण कौन होता है? तो नदी का बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद, ठीक है। तो ये सब देखिएगा। चलिए हम लोग ये जानते हैं, ये वाला एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इस जल के आधे भरे बीकर में रखे दीजिए। बीकर को तिपाई पर रख कर गर्म करें। जल गर्म करने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडा पानी की परतों के साथ यह गोली नहीं बैठती। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करती है। कितना इंपॉर्टेंट दिया हुआ एनसीईआरटी में। स्थलीय मंडल प्लेट, भू प्रॉपर्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर आसमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हैं, ठीक है। ज्वालामुखी भू प्रॉपर्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं, यानी जो मैग्मा में था पिघला हुआ पार्ट, ठीक है, वो धरती के कहीं पर कमजोर पॉइंट देखती है और उसी कमजोर पॉइंट को फाड़ती है और उसके बाद अंदर से वो बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद क्या होता है कि आपका चट्टानें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए गैस वाराक, और गैस वाराक से निकला क्रेटर, ठीक है। ये रहा आपका निकास, ये रहा, ये सब देखिएगा, ये रहा लावा, ठीक है, ये रहा मैग्मा, और ये रहा प्रॉपर्टी और मेंटल, ठीक है। अब देखिएगा कि इसी प्रकार पृथ्वी प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। अब भू प्रॉपर्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है, यानी जहाँ पर स्टार्टिंग हुआ हिलना, ठीक है, कंपन होना, वहीं पर उपकेंद्र कहेंगे हम, उसे हम उपकेंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं, मतलब जहाँ से बाहर निकला, ठीक है, वही आपका ये अधिक केंद्र हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? अधिक केंद्र, ठीक है, हो गया। और ये रहा आपका। और इसी प्रकार स्थलीय मंडल प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है। ये तो बताया मैं। उद्गम केंद्र बताया कि जहाँ पर स्टार्टिंग होती है वहीं पर आपको क्या बोलते, उसी केंद्र को बोलते हैं क्या? उद्गम केंद्र, ठीक है। और जहाँ से वो बाहर निकलती है तरंगे, ठीक है, पृथ्वी के जिस भाग से बाहर निकलती हैं उसको अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, ठीक है। जहाँ पर भूकंप डेवलप हुआ और निकलने के बाद जहाँ से ज़मीन फटती है और वहाँ से जब निकलती है भूकंप, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक हानि देखने को मिलता है,
ठीक है। अब यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों का व्यवहार का अध्ययन, मछलियों में तालाब में मछलियों की उत्तेजना और सांपों पर धरातल पर आना। ठीक है, याद रखिएगा। अब है गुजरात में भूकंप के विनाश। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा, आपके पढ़ने की चीज़ है, इसे मेरे पढ़ने की चीज़ नहीं है। ठीक है, भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के द्वारा क्या कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान पर, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इससे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियाँ। ठीक है, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें। ठीक है, अब मुख्य स्थलाकृतियाँ। अब क्षय एवं अपर्दन नामक दो प्रकार की दृश्य भूमि लगातार विघटित होती जा रही है और पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से आवश्यक की क्रिया होती है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित होता है। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये पराक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े जल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों के विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्पण लूप के सिरे निकट आते हैं और समय का साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती है और एक अलग झील बनाती है। ठीक है, जिससे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों के बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण नदी के तटों को निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती हैं। ऐसे मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमी हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में बहने हो जाती है, जिनको वितारिका कहते हैं। ठीक है, और यह नदी इतनी धीमा हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मतलबे का निक्षेपण करने लगती है, जिससे वितारिका अपने मुहाने का निर्माण करती हैं। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। राष्ट्रीय तिरंगा एवं कार्य। ठीक है, समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती हैं और समय के साथ साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं में बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं और लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है। केवल दीवारें बचती हैं और दीवारें जैसे इन वितारिकों को स्टैक कहते हैं। मतलब क्या हो गया, ये छतें को तोड़ दिया, यानी ये हो गया क्या बोलते हैं तटीय मेहराब, और जब इसको छत को बहाव से तोड़ दिया तो ये स्टैक हो गया। और ये आपका छत भी है, आपका सब छत भी है और क्या है कि स्टैक भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समुद्री गुफा बोलेंगे। ठीक है, समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर खड़े हुए ऊंचे तटीय शैलों को हम लोग समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंग के किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करता है। हिम नदी के कार्य।
हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी होती हैं और पत्थरों का अपरदित कर देती है। गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। हिमनद गहरे गड्ढों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और ये झील सुंदर झील बन जाता है। इसलिए हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होता है। यह निक्षेपण जिसे हम लोग निक्षेपण हिमोड का निर्माण कहते हैं। ठीक है। अब पवन का कार्य, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा? बालू के डिब्बे कुछ चित्र एकत्र बनने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन और निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सैल कहते हैं। पवन सैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सैल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होता है। पांव चलने पर यह अपने देश के साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव करती है तो देख कर छोटी बड़ी जो है वह क्या है कि छोटी पहाड़ी बनती है। इसको हम लोग बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु और उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू का कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उसे लोएस कहते हैं, जिसका निर्माण लोएस विशेष निक्षेपण पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओवर हो गया ये कंप्लीट।